हेलो क्लास। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई ट्रांसफार्मर को लोड पर जोड़ते हैं तो क्या होता है और बिना लोड का क्या होता है। ठीक है, तो कुछ जो क्वांटिटियां हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आप जो है रफ पेंसिल ले लीजिए और इस फिगर्स को ध्यान से देखिए कि जब हम ट्रांसफार्मर को, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ट्रांसफार्मर को जब इनपुट सप्लाई हम देते हैं तो होता क्या है, किस अवस्था में, नो लोड अवस्था में। ठीक है, अब नो लोड अवस्था में होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी में जब वीपी देते हैं, वीपी, तो उसमें ईपी पैदा होता है, ईपी पैदा होता है। ठीक है, अब जो वीपी देते हैं तो ईपी पैदा है तो होता है, तो ईपी क्या करता है कि जो है इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में करंट चलाता है आई। ठीक है, अब चूंकि ट्रांसफार्मर नो लोड पर है तो नो लोड करंट को हम आई शून्य के नाम से देखेंगे। जो आई शून्य होगी वो सिर्फ प्राइमरी में चलेगी, सेकेंडरी में यानी कि सेकेंडरी बाइंडिंग में आई का मान क्या होता है, आई का मान शून्य होता है। ठीक है, किसी प्रकार की करंट ही नहीं चलती, शून्य करंट में नहीं कहेंगे, कह देंगे कि नो लोड अवस्था में सेकेंडरी में कोई करंट नहीं चलती। ठीक है, अब जो प्राइमरी करंट होती है वह आई शून्य के हिसाब से चलेगी, आई शून्य होगी। तो जो आई शून्य होगी, आई शून्य, इसके दो घटक होते हैं। एक होता है आई म्यू और एक होता है आई ओमेगा। ठीक है, यानी कि नो लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में बहने वाली शून्य धारा बिना लोड पर जो चलती है, वो धारा जो चलती है उसका मान कितना होता है, तो कहेंगे 2 से 5% फुल लोड का होता है, फुल लोड का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर कितना करंट लेता है फुल लोड करंट का, तो फुल लोड करंट का 2 से 5% लेता है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो शून्य लोड अवस्था में आई शून्य चलती है नो लोड अवस्था में, तो आई शून्य के दो घटक होते हैं, आई यू, यानी कोई भी नाम रखते हैं लेकिन दो घटक होते हैं। ठीक है, आई शून्य के तो हमने आई म्यू और आई ओमेगा। ठीक है, आई म्यू जो होती है ये चुंबकन, जो चुंबक पैदा होता है उसकी पूर्ति करती है, और जो आई ओमेगा होती है ये आयरन लॉस की पूर्ति करती है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो लोड अवस्था में प्राइमरी में जो करंट चलती है उसको आई शून्य करंट कहते हैं, सेकेंडरी में किसी प्रकार की करंट नहीं चलती। ठीक है, सेकेंडरी ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, अब जो आई शून्य प्राइमरी में चलती है उसके दो घटक होते हैं, आई म्यू, आई म्यू जो होती है वो चुंबकन प्रॉपर्टी का वहन करती है, और आई ओमेगा जो होती है आयरन लॉस का वहन करती है। अब आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, अब ये जो आई म्यू की अगर गणना करेंगे तो आई म्यू बराबर होता है, फार्मूला आपका आई शून्य इंटू साइन फाइव, आई म्यू इंटू साइन फाइव शून्य, और आई ओमेगा का क्या होता है, आई ओमेगा बराबर आई शून्य इंटू कॉस फाइव शून्य। लिख लेंगे, इस करंट का मान ऐसे ज्ञात करेंगे, इस करंट का मान ऐसे। जब डीपली क्वेश्चन आएगा तब ये सब जानना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद जो दो करंट होती है और इसमें एक ईपी पैदा होता है, क्या देने पर, वीपी देने पर। तो ये नो लोड अवस्था की कंडीशन है। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर देखेंगे तो जो आई शून्य है, ठीक है, और हमारे जो करंट है ये आई शून्य, इसके दो घटक आई ओमेगा और आई म्यू। तो आई म्यू जो होती है वीपी के से 90 अंश पे होती है। ठीक है, और आई ओमेगा जो होती है जो कॉपर लॉस का वहन करती है, आयरन लॉस का, ये वीपी के फेज में होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपकी जो है ईपी पैदा होती है। ईपी ठीक जो है कितने एंगल पर है, 180 एंगल पर है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का नो लोड कंडीशन है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर के नो लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो आप कहेंगे प्राइमरी ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करती है, प्राइमरी में किसी प्रकार की करंट नहीं चलती, सेकेंडरी में आई शून्य चलती है, और आई शून्य का मान जो होता है फुल लोड करंट का 2 से 5% होता है। आई शून्य के दो घटक होते हैं, आई म्यू और आई ओमेगा। आई म्यू को वाट लेस करंट कहते हैं जो चुंबकन प्रॉपर्टी का वर्णन करती है, और आई ओमेगा को वाटफुल करंट कहते हैं जो आयरन लॉस का वर्णन करती है। ठीक है, अब चुंबकन करंट का मान कैसे निकालते हैं और आयरन लॉस वाली करंट का कैसे मान निकालते हैं, ये प्रॉपर्टी नो लोड अवस्था ट्रांसफार्मर की है। ठीक है, नोट कर लेंगे ये सब। इसके बाद अगर इसी ट्रांसफार्मर को लोड अवस्था में जोड़ देंगे, लोड अवस्था का मतलब ऐसे लोड अगर जोड़ देते हैं तब क्या होता है। ठीक है, ज्यों लोड जोड़ते हैं इसमें आईएस चलने लगती है, यानी आईएस करंट चलने लगेगी। ठीक है, लोड अवस्था में जब आईएस करंट चलने लगती है तो होता क्या है, इसको ध्यान देंगे कि जब ट्रांसफार्मर को लोड के साथ जोड़ देते हैं तो प्राइमरी में करंट जो चलेगी वो फ्लक्स पैदा करेगी और वो फ्लक्स जाके सेकेंडरी से टकराएगा। ठीक है, सेकेंडरी से टकराएगा। अब सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार ईएमएफ पैदा होगा। अब ईएमएफ पैदा होगा तो सेकेंडरी भी करंट, लोड जब चालू है तो करंट चलेगी सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी के करंट चलने से सेकेंडरी में भी एक फ्लक्स पैदा होगा। ठीक है, सेकेंडरी का फ्लक्स जाकर के प्राइमरी के फ्लक्स को दबाने लगेगा, तो प्राइमरी का फ्लक्स का मान कम हो जाता है। अब जब प्राइमरी का फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में प्राइमरी में उत्पन्न होने वाला जो सेल्फ इंडक्शन से जो ईपी है उसका मान कम हो जाता है और प्राइमरी करंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, यानी लोड अवस्था में प्राइमरी करंट का मान बढ़ जाता है, लेकिन फ्लक्स जो है समान हो जाता है, दोनों वाइंडिंगों का फ्लक्स समान होता है। तो कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो फ्लक्स होता है नो लोड अवस्था से लोड अवस्था तक हमेशा जो है समान रहता है। ठीक है, अब उसके बाद जब ट्रांसफार्मर जब कार्य अवस्था में होता है तो जो उसका पावर होता है, पावर वो जो है VL IL cos फाई से निकालते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो cos फाई होता है वो लोड पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो लोड होगा उसके हिसाब से cos फाई लीडिंग लैगिंग होता रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में बहने वाली करंट की गणना KVA बटे वोल्टेज, यानी कि KVA बटे वोल्टेज, यानी VP का लेना है तो VP और KVA बटे क्या I बराबर KVA बटे VS। इस तरह से हम ट्रांसफार्मर का अगर आपको प्राइमरी वाइंडिंग करंट निकालना है तो KVA, जैसे अगर फार्मूला बता देते हैं आपको, जैसे कोई बोले कि 100 KVA का ट्रांसफार्मर है, 100 KVA, तो 100 KVA का मतलब 100 गुणते 1000। अगर अब उसका प्राइमरी वोल्टेज अगर 11000 है तो इसमें 11000 से भाग दे देंगे। ठीक है, और अब इसी तरह से अगर सेकेंडरी है 100 KVA का तो 100 KVA गुणते 1000, तो सेकेंडरी में अगर 440 वोल्ट है तो सेकेंडरी में 440 वोल्ट का ऐसे भाग दे देंगे, तो ये जो है IS निकल जाएगी सेकेंडरी करंट और ये IP निकल जाएगी। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी में लोड अवस्था में करंट निकालने का फार्मूला है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर जब लोड अवस्था में होता है तो ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे कि लोड अवस्था में जो होता है, जब फुल लोड देते हैं तो उस समय ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। जब ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है तो उसका कॉपर लॉस और आयरन लॉस का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि फुल लोड अवस्था में कॉपर लॉस का मान 100 वाट है, ठीक है, तो आयरन लॉस का मान कितना होगा, तो बराबर जब होता है तो आयरन लॉस भी 100 वाट होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है इसमें ये दिखा जाता है कि जब हम लगाते हैं लोड पर ट्रांसफार्मर को तो जो IP है, IP उसका मान बढ़ जाता है। अब उसमें एक घटक मिलता है IP इनवर्स, ये एक करंट इसमें बढ़ जाती है और ये जो करंट होती है ये बैलेंसिंग करंट कहलाती है।
बैलेंसिंग धारा है। इससे परिचित है, इससे भी परिचित है, ये बैलेंसिंग धारा कहलाने लगती है। अब इसके बाद इसमें और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में जो प्राइमरी ईपी का मान क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाती है। इसमें आईएस मिलने लगती है और ये आपका होता है वीएस, सेकेंडरी वोल्टेज चाहे ईएस का देंगे। अब ये देखेंगे कि जो क्वांटिटियों का संबंध क्या होता है, तो जो आईपी होती है और जो वीपी होती है वो क्या होता है, बैलेंसिंग करंट जो इन फेज में होती है। जो ईपी होता है वो वीएस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ईपी ये प्राइमरी में ईएमएफ है। आईएस जो है, आईएस और ये आईपी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, दूसरे के विपरीत होते हैं, ये सब जो है टर्म्स होता है। अब ट्रांसफार्मर में ये देखा गया कि जब ट्रांसफार्मर को आप लोड देते हैं और लोड नहीं देते हैं तो ये क्वांटिटी ऑफ कंडीशन होती है। ठीक है, अब अगर कोई ट्रांसफार्मर को हम लोड के साथ जोड़ रहे हैं तो एक टर्म्स आता है वोल्टेज रेगुलेशन। क्या टर्म्स है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो जो पहला टॉपिक हमने बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर की नो लोड अवस्था, वीडियो के अनुसार हेडिंग डालेंगे कि ट्रांसफार्मर का नो लोड अवस्था। नो लोड अवस्था में ये ओपन रहेगा, उसके टर्म्स को आप नोट कर लीजिएगा। लोड अवस्था का टर्म्स जो बताया था उसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये देखा एक अब तीसरा जो पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, किसी ट्रांसफार्मर का नो लोड अवस्था, नो लोड अवस्था, नो लोड अवस्था में प्राप्त वोल्टेज। जैसे आप पे अगर वोल्टेज है, वोल्ट मीटर लगाए तो वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे नो लोड अवस्था में, और जब स्विच को ऑन कर देंगे तो लोड अवस्था होगी। तो नो लोड अवस्था, फुल लोड अवस्था, फुल लोड अवस्था बटे फुल लोड अवस्था। तो कहने का मतलब यह है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो होता क्या है कि किसी ट्रांसफार्मर का नो लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, जो ये वोल्टेज रेगुलेशन है तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो मान होना चाहिए वो कम से कम होता है तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, जैसे 2 से 4% वोल्टेज रेगुलेशन माना जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि वोल्टेज रेगुलेशन किसे कहेंगे तो नोट कर लेंगे, किसी ट्रांसफार्मर का नो लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक यानी वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है, 2 से 5% हो, यानी कम हो तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन की कोई इकाई नहीं होती, ये प्रतिशत में व्यक्त होता है। वोल्टेज रेगुलेशन किस में व्यक्त होता है, प्रतिशत में। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला बनता है VNL माइनस VFL बटे VFL गुणते 100। ठीक है, ये वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसफार्मर का नो लोड अवस्था की कंडीशन को देखा, लोड अवस्था की कंडीशन को देखा, और जो ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन को देखा। तो वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग ने कैसे देखा कि जब ट्रांसफार्मर को लोड अवस्था में जोड़ेंगे उसका वोल्टेज लेंगे, नो लोड अवस्था का वोल्टेज को नोट करेंगे और इस फार्मूले के अनुसार उसको रख करके उसका मान निकालेंगे तो वो वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। आप जो है बाकायदे इसको बैठ करके वीडियो को देखिए और स्टडी करिए। धन्यवाद।